कई बार ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि इतिहास तारीखें बनाती हैं या तारीख इतिहास। खैर, तारीखें तो खूब सारी याद करी होगी आपने कि भारत कब आज़ाद हुआ, अंग्रेजों ने हमें कब गुलाम किया, हमारा बर्थडे कब है, हमारे दोस्त का बर्थडे कब है, हमारे उस खास दोस्त का बर्थडे कब है। वो सब शायद काम ना दे आपको, बट इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारी तारीखों के बारे में बताऊंगा। जितने सारे डेट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको यहाँ पर कंपाइल किया गया और इस वीडियो में आप उन सारी चीज़ों के बारे में सीखोगे। और पिछले ईयर की बात करूँ तो वहाँ पर जब मैंने ये वीडियो डाला था तो उसके बाद कई सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझे ये बताया कि सर बस इतना ही, इतने से ही सारा कुछ हो गया। इवन कि बोर्ड्स में भी, CUET के एग्जामिनेशन में भी इतने से ही सारी चीज़ें आई थी। तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे, तो अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो उन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इस सेशन का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि PDF में आपको केवल डेट्स मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो के दौरान आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर से, द कोल्ड वॉर एरा। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे, दूसरी तरफ एलाइड पावर्स थे। वहीं दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 के बीच में लड़ा गया था। इसमें एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर्स लड़ाई लड़ रहे थे और 6 सालों तक ये लड़ाइयाँ चली थी। उसके बाद नाटो का फॉर्मेशन होता है 1949 में। 4 अप्रैल 1949 को नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना करी जाती है। दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उससे लगे हुए देश, चाहे वो नॉर्दर्न अमेरिका के देश हो और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हो, उन कंट्रीज को जो मिलाकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था जिसको लीड अमेरिका कर रहा था। तो इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद होता है कोरियन वॉर 1950 से 53 के बीच में। कोरिया दरअसल 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला एक देश हुआ करता था जिसको सपोर्ट कर रहे थे चाइना एंड USSR, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट कंट्री है तो। एंड साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था USA। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, अपने अपने रिस्पेक्टिव एलाइज का सपोर्ट मिलता है और 1950 से 53 के बीच में लड़ाई चलती है। और इसमें आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक आर्बिट्रेशन, एक मीडिएशन के लिए एक कमेटी का स्थापित करा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को भी शामिल किया गया था। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय में। उसके बाद 1954 में जेनेवा एकॉर्ड को साइन किया जाता है और जेनेवा एकॉर्ड को साइन करने के बाद वियतनाम को डिवाइड कर दिया जाता है इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। अगेन ये वही चीज़ थी दरअसल कि नॉर्थ वियतनाम वाला जो इलाका था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और साउथ वियतनाम में USA का कॉन्फ्रेंस था। तो इस तरीके से वियतनाम का भी डिवीजन हो जाता है इंटू 2 पार्ट्स। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस लाइन के अकॉर्डिंगली वियतनाम को डिवाइड किया गया था। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और जो भी सही आंसर देगा उनके कमेंट को पिन करूंगा। वियतनाम का जो डिवीजन है वो किस लाइन के, किस पैरेलल के अकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ इसी साल सीटो की भी स्थापना करी जाती है। सीटो अर्थात साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसी साल सीटो की भी स्थापना करी जाती है 1954 में। सीटो अर्थात साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनीला पैक्ट, बिकॉज फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये चीज़ें बनी थी, राइट। ये अगेन USA लेड अलायंस था, मिलिट्री अलायंस आप कह सकते हो। मतलब नाटो, सीटो दोनों ही आप USA लेड मिलिट्री अलायंस कह सकते हो। और एक और आता है सेंटो, जिसकी स्थापना अगले साल होती है 1955 में। वार्सो पैक्ट, सेंटो, बैंडंग कॉन्फ्रेंस, तीनों ही घटनाएं 1955 में होती है। वार्सो पैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये ईस्टर्न अलायंस था। ईस्टर्न अलायंस होने का मतलब ये हो गया ये USSR ने बनाया था, ठीक है। अब उधर नाटो बन चुका था, सीटो बन चुका था, तो USSR को लगा नहीं, हमने भी कोई एक मिलिट्री अलायंस की स्थापना करनी चाहिए, तो उन्होंने 1955 में वार्सो पैक्ट की स्थापना करी। सेंटो अर्थात सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इराक में बनाया गया था, बगदाद पैक्ट भी इसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1955 में होती है। और उसके बाद बैंडुंग कॉन्फ्रेंस दरअसल जो न्यूली डीकॉलोनाइज्ड स्टेट थे, राइट, एशिया के और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। इंडोनेशिया की जो सिटी है बैंडंग, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। सुकार्नो ने इसको होस्ट किया था और दरअसल अफ्रो एशियन यूनिटी की बात करी गई थी। और ये कॉन्फ्रेंस 1955 में होता है और यहीं पर नींव रखी जाती है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की। आप सभी लोगों ने चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद US का इन्वॉल्वमेंट वियतनाम में 1954 के दिसंबर में इंटर होता है USA और 75 तक वहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वियतनाम में कम्युनिज्म का स्प्रेड हो रहा था और USA इस पॉलिसी पे चलता था। किस पॉलिसी पे? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म का प्रसार नहीं होना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। और इसी वजह से
वो वियतनाम में रहता है। हालांकि वियतनाम में उसको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अंततः 1975 में यूएसए को वहां से निकलना पड़ता है हार के साथ। दरअसल यूएसए वहां पर कुछ बेहतर कर नहीं सका। ऐसा नहीं था कि वहां पर बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो गया और वो उसको जीत कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। यूएसए के खुद के लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया था कि क्यों यूएसए वहां पर लोगों को मार रहा है, क्यों ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा था। बहुत सारी चीजें हुई थी जो कि मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है। उसके बाद 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस आता है। सुएज कैनाल दरअसल इजिप्ट में है और इजिप्ट के जब नए रूलर आते हैं, लीडर आते हैं, आप कह सकते हो, कौन, गामल अब्देल नासिर, तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि ये सुएज कैनाल जो हमारे यहाँ पर बनाया गया है, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो कि सुएज कैनाल दरअसल एक मैन मेड कैनाल है, ठीक है। वहां से रास्ता नहीं जाता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने का वो एक रास्ता बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो उस कैनाल पे जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन का, फ्रांस का, इन सब देशों का हुआ करता था, जबकि वो कैनाल इजिप्ट में पड़ता है, बट स्टिल वहां पर जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों को हुआ करता था। तो नासिर ने यही कहा कि क्यों, जब ये इजिप्ट के लोगों के खून से बना हुआ कैनाल है तो इस पे अधिकार भी इजिप्ट का होना चाहिए, और उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, मतलब सरकारीकरण, मतलब इजिप्ट की सरकार ने अपने अंदर में ले लिया था। और इस कारण से फिर लड़ाई होती है जिसको हम लोग सुएज कैनाल क्राइसिस के नाम से जान जाते हैं, और अरब इजराइल वॉर भी इसको कहा जाता है, सेकेंड अरब इजराइल वॉर। तो सुएज कैनाल क्राइसिस इस समय हुआ था 1956 में। उसके बाद 61 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन होता है। बे ऑफ इन्वेजन लिंक्ड है क्यूबा से। दरअसल क्यूबा में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर अमेरिका को ये पसंद नहीं होता, अमेरिका के बगल में ही है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया था एक तरह से कि जो वहां पर क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपने जो क्या कहते हो एक तरह से कि उनकी एक फोर्सेस थी, उनके सपोर्ट वाली एक आर्मी थी, उनको वहां पर भेजा था ताकि वहां पर फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को हटाया जा सके, ठीक है। हालांकि वो लोग क्यूबा से ही भागे हुए लोग थे जो कि अमेरिका के शरण में पहुंचे थे और अमेरिका ने उनको सपोर्ट करा था। तो 1961 में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन होता है। कहाँ होता है? क्यूबा में होता है। क्यों होता है? फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए। किनके द्वारा करवाया जाता है? अमेरिका के द्वारा करवाया जाता है। क्यों? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म नहीं फैलना चाहिए। उसके बाद बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन इन द सेम ईयर 1961 में। बर्लिन वॉल ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को अलग करने वाली एक दीवार थी जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द ईयर 1961 में। हालांकि शुरुआत हुई थी, उसके बाद तो काफी समय लग गए थे इसको बनाने में, बट वो ईयर अगर आपसे पूछा जाए कि किस साल बर्लिन वॉल बना था, आप लिखोगे 1961, राइट। उसके बाद उसी साल नाम की पहली मीटिंग होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1955 में बैंडिंग कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पर नींव रखी जाती है अफ्रो एशियन यूनिटी की और नन अलाइंड मूवमेंट की। ये जो कोल्ड वॉर का समय था उस चीज को एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर कि नहीं, इस कोल्ड वॉर में नहीं फंसना है, इस पावर पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव तैयार करना चाहिए और अपना 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 फॉरेन पॉलिसी, अपनी सोवरेनिटी को बेहतर करना है। तो इस चीज के लिए नन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी और पहला जो कॉन्फ्रेंस होता है वो बेलग्रेड में होता है, सर्बिया की राजधानी, 1961। उसके बाद अक्टूबर 1962 पूरी दुनिया सख्ते में आ गई थी क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का वो समय था। एक ऐसा समय जब दुनिया में ऐसे सूरत हाल बन गए थे कि लग रहा था कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसकी कहानी आपको पता ही है कि किस प्रकार से जब क्यूबा में यूएसएसआर ने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए थे, तो फिर अमेरिका को पता चलता है और फिर दोनों के बीच में एक तरह से कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। जो नेवल ब्लॉकेड है वो होता है एंड एक आशंका थी कि कहीं इन दोनों कंट्री के बीच में न्यूक्लियर वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो दैट वाज इन द ईयर 1962, इन अक्टूबर 1962। उसके बाद 1971 आता है जिस साल पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने की आशंका थी। बांग्लादेश क्राइसिस उस समय आया था और बांग्लादेश क्राइसिस के बैकड्रॉप में इंडिया ने साइन किया था यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, और ये 20 सालों के लिए किया गया था। 1972 यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस एक रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम होता है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। दरअसल इसमें बात होती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में कि उन्हें भी ग्रो करने का मौका दिया जाए, उन्हें भी जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें वो एक्सेस दे टेक्नोलॉजी का, मार्केट का, इन सब चीज़ों का, और एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करी गई थी कि इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। सो दैट वाज इन द ईयर 1972। उसके बाद
1979 में इंटर होता है यूएसएसआर अफगानिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर कब इंटर करता है तो दैट वाज इन द ईयर 1979, एंड एग्जिट कब करता है तो ठीक 10 साल बाद 1989 में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और अगर आपसे पीरियड पूछा जाए कि किस पीरियड में यूएसएसआर अफगानिस्तान में था तो 79 से 89 के बीच में। उसके बाद 1985 गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रीमियर बनते हैं और वो आखिरी प्रीमियर होते हैं क्योंकि उसके बाद यूएसएसआर का डिसोल्यूशन ही हो जाता है। तो 1985 में गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रीमियर बनते हैं। 9 नवंबर 1989 बर्लिन वॉल को गिराया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और एक तरह से कह सकते हो कि यूरोप का जो डिवीजन हुआ पड़ा था वो डिवीजन अब खत्म होता है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल को गिराया जाता है। अब कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 61 में। गिराया कब गया? 89 में, याद रखिएगा। एंड उसके बाद जब बर्लिन वॉल गिर जाती है 1989 में, तो उसके बाद फिर जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और 1990 अगले साल ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो जाता है। उसके बाद आते हैं आर्म्स ट्रीटीज के बारे में। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। आर्म्स ट्रीटीज का एक क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा कि कौन सी ट्रीटी पहली हुई थी, कौन सी बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटीबीटी अर्थात लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ही चीजों को शामिल किया गया था। जैसे आप आउटर स्पेस में, जैसे आप वाटर में और जैसे आप ग्राउंड में, इन जगहों पे आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकते। और ये ट्रीटी हुई थी 1963 में। उसके बाद आता है 1968 जिसमें एनपीटी साइन किया जाता है। एनपीटी अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार को रोकने के लिए ट्रीटी करी जाती है। 1970 में फोर्स में आता है और 1995 तक का इसका ड्यूरेशन था, बट 1995 में इसको अनलिमिटेड मतलब इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट 1969 सॉल्ट 1 स्टार्ट होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये जो सॉल्ट है दरअसल यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। ये स्टार्ट होता है 69 में। 72 में एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी होती है यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। इसमें यही चीजें थी कि बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट को हम लोग लिमिट करेंगे। सॉल्ट 2 स्टार्ट होता है। उसके बाद 1991 में स्टार्ट 1 स्टार्ट होता है। स्टार्ट 1 एक तरह से टॉक था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। एंड 1993 में स्टार्ट 2 एंड 1996 में सीटीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटीबीटी, ठीक है। सीटीबीटी होता है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अगेन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एलटीबीटी को इंडिया ने साइन कर रखा है। यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ एलटीबीटी बिकॉज इसमें लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है ना, लिमिटेड बताया गया। इसमें आप जमीन के अंदर कर सकते हो, तो ये इंडिया इसका सिग्नेटरी है। बट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी एंड नॉट ऑल्सो ऑफ सीटीबीटी, राइट। एंड बाकी तो सॉल्ट स्टार्ट इसमें तो यूएस एंड यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1917 1917 वो साल जिस साल रशियन रिवॉल्यूशन या आप कह सकते हो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। और दुनिया का पहला मुल्क बना था कम्युनिस्ट कंट्री, वो था यूएसएसआर। 79 से 89 जैसे हम लोगों ने अभी जिक्र किया था, यूएसएसआर अफगानिस्तान में रहता है। 79 में इंटर, 89 में एग्जिट। 85 गोर्बाचेव वहां के प्रीमियर बनते हैं और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी भी बनते हैं। मार्च 1990 का वो महीना था मार्च, जिस समय लिथुआनिया पहला एक रिपब्लिक बनता है यूएसएसआर में। आपको पता होना चाहिए कि 15 रिपब्लिक्स थे, उसमें से लिथुआनिया सबसे पहला था जो कि वहां से अलग हो जाता है, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। इसमें दो चीजें निकल के आती है कि कौन सा वो पहला रिपब्लिक था जो कि यूएसएसआर से अलग होता है, तो वो था लिथुआनिया। और कब? तो वो होता है मार्च 1990 में। नेक्स्ट जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देता है कि रशिया उसमें से यूएसएसआर में एक रशिया भी तो एक रिपब्लिक है ना, तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद जून 1990 में बोरिस येल्त्सिन, अब कम्युनिस्ट पार्टी के जो पार्ट नहीं थे, वो रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और 8 दिसंबर 1991 को सीएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसकी फॉर्मेशन करी जाती है 3 देशों के सिग्नेचर के बाद। 25 दिसंबर 1991 क्रिसमस का दिन था, सोवियत यूनियन के लिए अच्छा दिन बिल्कुल नहीं था। इस दिन ऑफिशियली यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन कर देते हैं और ऑफिशियली सोवियत यूनियन डिसबैंड कहा गया। 1992 वो साल था जिस साल चेकोस्लोवाकिया दरअसल 31 दिसंबर 1991 को 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। 1992 से 2 देश बन के उभरते हैं, चेकोस्लोवाकिया अब एक कंट्री नहीं रहा। 2001 में तजाकिस्तान में जो 10 सालों से लड़ाइयाँ चल रही थी वो खत्म होता है, सिविल वॉर का समय। अब आपके सामने ये 4 प्रश्न, अब आपको जवाब देना है।
जो भी आप चीज़ें पढ़ी है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, उस बेसिस पर आपसे ये 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपने आंसर दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि सीरियस है और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं इन योर बोर्ड्स, इन योर CUET एग्जाम एंड इवन फर्दर, क्योंकि आगे भी कई सारे एग्जामिनेशन में जब आप कंपटीशन को फेस करोगे तो ये सारे डेट्स वहाँ पर आपको काम आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर्स को लिखोगे। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन करने की भी टेक्निक है कि आपने जो भी पढ़ा है आपको कितना याद रहा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। ठीक है, और जो सही कमेंट होंगे उनको पिन किया जाएगा, उनको हार्ट दिया जाएगा। ठीक, 4 प्रश्न है कि बर्लिन वॉल कब गिरा था, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एयरलाइन सबसे पहले बना था, तीसरा प्रश्न है गोर्बाचेव कब प्रीमियर बने थे, और चौथा प्रश्न USSR कब अफगानिस्तान से बाहर निकला था। चौथा प्रश्न। थर्ड चैप्टर, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1990 फर्स्ट गल्फ वॉर होता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जिसको कहा जाता है। याद होगा क्यों किया जाता है, क्योंकि इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, और इस चीज़ में फिर यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के बाद और अमेरिका और उसके साथ जो बहुत सारे देश थे वो इराक के साथ लड़ते हैं कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। 1990 में हुआ था। 1992 में बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट निर्वाचित होते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है वो 2 टर्म का होता है। 1993 से लेकर 2001 तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1998 में यूएस के जो एम्बेसीज थे, एक तो आपका नैरोबी मतलब कीनिया में, और दूसरा था दार एस सलाम अर्थात तंजानिया में, वहाँ पर अटैक होता है, और उस अटैक के बाद बिल क्लिंटन ने ऑर्डर दिया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का, जिसके द्वारा अलकायदा के टेररिस्ट को चुन चुन के मारा जाता है कई सारे देशों में, जैसे सूडान है और उसके बाद 1999 में यूएस का यूगोस्लाविया में एक्शन होता है। दरअसल वहाँ पर जो कोसोवो वाला इलाका है उसमें कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे, और उसके बाद जो स्लोबोदन की गवर्नमेंट थी उसको हटाया जाता है। यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर होता है, नाटो की फोर्सेस आज भी वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद 11 सितंबर 2001 ये वो साल था जिसने मानव इतिहास में आतंकवाद की परिभाषा ही बदल दी और एक बहुत बड़े दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। और उसके बाद से इस तरह के हादसे कई बार हुए हैं, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसके बाद आतंकवाद की जो परिभाषा है, लोगों ने आतंकवाद को, देशों ने आतंकवाद को देखने का नज़रिया बदला था। तो वो था साल 2001 का 9/11 अटैक जिसको कहा जाता है। अमेरिका पे सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है, 4 जो प्लेन थे उसको हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें जो एक प्लेन था उसको तो वो बीच में अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता, बल्कि 3 प्लेन, 2 जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर था उसको हिट करता है, और एक जो है वो आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स में आप कह सकते हो कि वहाँ के डिफेंस डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसको हिट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। इसके बाद फिर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के रिटेलिएशन के ऊपर काम करते हैं, और फिर 2001 में शुरू होता है ग्लोबल वॉर एंड टेरर, और उसका एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट अलकायदा के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया जाता है। फिर 19 मार्च 2003 को इराक पे हमला किया जाता है, और इस बार यूनाइटेड नेशन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इराक WMDs अर्थात वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसको डेवलप कर रहा है। हालांकि जब IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम गई थी उसको कोई इससे सबूत नहीं मिले थे, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका को अपनी सनक को पूरा करना था, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हटाना था, और इराक में तेल पर कब्जा करना था, और इन कारणों से उन्होंने जानबूझकर इराक पे हमला किया और बर्बाद कर दिया। 2003 में ये घटना हुई थी, और इसको ऑपरेशन नाम दिया गया था, ऑपरेशन इराक की फ्रीडम। 1950 में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हो और जिसकी मदद से आप हमें देख पा रहे हो और मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ, अपनी बातों को पहुँचा पा रहा हूँ, दरअसल ये यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री डिपार्टमेंट का, मिलिट्री का रिसर्च एक प्रोजेक्ट था। इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया एक पूरा एक सिस्टम था जो कि आज इतने व्यापक स्तर को इसने अडॉप्ट कर लिया है। तो 1950 में ये चीज़ें स्टार्ट करी गई थी। 1881 ये वो साल था जिसमें पहला जो दुनिया में बिजनेस स्कूल है वो स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में। 1900 में पहला MBA कोर्स स्टार्ट किया गया था अमेरिका में ऑब्वियसली, और उसके बाद 50 सालों के बाद पहला MBA कोर्स जो कि आउटसाइड ऑफ USA स्टार्ट किया गया था, दैट वाज इन कनाडा। नेक्स्ट चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है। चलो अब तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। काफ़ी बोरिंग भी हो रहा होगा क्या करें, अब तो इसी तरह से चीज़ें हैं। अब तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, तारीख है, तारीख को याद करना पड़ेगा।
और क्या ही कर सकते हैं। चलो तीसरे चैप्टर की ओर आते हैं, नहीं चौथा चैप्टर है, राइट। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में 1948 का समय आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, इसकी स्थापना करी जाती है। उसके बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप को गठन किया जाता है। 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ट्रीटी ऑफ पेरिस के ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन करने के बाद स्टैब्लिश किया गया था। 1957 में यूरोटम, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसकी स्थापना करी गई थी। और उसके बाद 79 फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टू यूरोपियन पार्लियामेंट। 1985 में सेंगन एग्रीमेंट। सेंगन एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, इस एग्रीमेंट की तरह वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यूरोपियन यूनियन के जो काफ़ी सारे मुल्क हैं उनको, सभी को नहीं बट काफ़ी सारे जो मुल्क हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और इवन कि हम लोग एज एन इंडियन अगर हम वहाँ पर जाएँ तो हमें भी बस एक सेंगन एग्रीमेंट, सेंगन वीज़ा लेना पड़ेगा और दैट्स इट, हम ज़्यादातर कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं एक सिंगल वीज़ा से। उसके बाद आता है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। 1992 में यूरोपियन यूनियन फाइनली स्टैब्लिश हो जाता है इस ट्रीटी के बाद। 1999 ईयू का मॉनेटरी यूनियन स्टैब्लिश होता है और 2002 से यहाँ पे यूरो एक सिंगल करेंसी के तौर पे ज़्यादातर देशों में एक यूज़ किया जाता है, ठीक। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिलता है। क्यों मिलता है यूरोपियन यूनियन को? क्योंकि यूरोप एक ऐसा क्षेत्र था जो कि सदियों से लड़ाइयों में फंसा रहता था। एक दूसरे जो कंट्री एक दूसरे को मार काट करते रहते और ये सदियों से चला आ रहा था। और इवन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की त्रासदी भी इस क्षेत्र ने झेली थी सबसे ज़्यादा। और यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद यहाँ की कंट्री कोऑपरेट करने लगे, लड़ाई को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर विकास करने लगे। किसके कारण? यूरोपियन यूनियन के कारण। तो यूरोप में पीस लाने का जो श्रेय है वो यूरोपियन यूनियन को जाता है। दैट्स वाई नोबेल पीस प्राइज भी उनको दो, कोई हमें भी दे दे, शांति नहीं, हल्ला फैलाने के लिए। 2020 में ब्रिटेन एग्जिट कर जाता है ईयू से और 31 जनवरी वो तारीख थी जब ब्रिटेन ईयू से निकल जाते हैं, जिसको ब्रेग्जिट भी कहते हैं। दरअसल ब्रिटेन पहले से ही काफ़ी अलग था, मतलब करेंसी को भी इसने अडॉप्ट नहीं करा था, वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग ही चला करते थे। एंड वहाँ पर ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि क्या ब्रिटेन को सही में फ़ायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ईयू का पार्ट बनने से, रहने से। बट एक रेफरेंडम होता है और इस रेफरेंडम में काफ़ी नेक टू नेक रहता है, 51-49 ऐसा कुछ रहता है। तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड करी जाती है कि नहीं, ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए एंड फाइनली 2020 में निकल जाता है। आसियान की बात करते हैं। आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी और 1994 में आसियान का रीजनल फोरम एस्टैब्लिश होता है। 2003 में आसियान कम्युनिटी एस्टैब्लिश होते हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर कम्युनिटी। चाइना की जहाँ तक बात करें तो चाइना, जो आज चाइना हम लोग देख रहे हैं, दैट इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1949 में बना था कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद। और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लीड किन्होंने किया था? माओ जेडोंग ने, जिनके फॉलोअर्स को आप लोग माओवादी या माओइस्ट कहते होंगे। 1949 में पीआरसी का गठन होता है। 1972 में इसने यूएसए के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री, इसकी आइडियोलॉजी यूएसआर से अलाइन होगी ज़्यादातर और दुनिया में काफ़ी समय तक इन दोनों के बीच में गठजोड़ भी रहा था। लेकिन 1972 में चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी और मेजरली इकोनॉमिक पॉलिसी में भी चेंज लाता है और यूएसआर के साथ रिलेशन को एक साइड रखते हुए यूएसए के साथ रिलेशन को बेहतर करता है। 73 में फोर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है वहाँ के प्रीमियर जाओ एलाई के द्वारा। और 1978 में जेन जियाओकांग ने ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर मतलब कि दिल के दरवाजे को खोल दे, नहीं, चाइना के दरवाजों को खोल दो, बाहर के जो व्यापारी लोग हैं, बाहर के जो बिजनेस हैं वो चाइना में एंटर कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट होता है 1978 में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था, 1991 में, उसी तरह चाइना में कहा जाता है कि 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म अर्थात न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी जाती है। पाकिस्तान में कब किया गया था? जल्दी से बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। पॉज करो उसके बाद बताओ, ठीक है। कुछ लोगों ने पॉज नहीं किया, वो आगे कंटिन्यू करें। पॉज करो, बताओ मुझे, नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ढूंढ लो। नेक्स्ट 1982 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद 1998 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइज किया जाता है और 2001 वो साल था जिस साल चाइना WTO को ज्वाइन कर लेता है। इंडिया चाइना रिलेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1950 में तिब्बत एनेक्स कर दिया जाता है चाइना के द्वारा। 49 में चाइना बनता है और ऐसा लग रहा था जैसे जान मिलते ही बगल वाले को खा गए, ये वाली चीज़ है कि अभी तो पैदा ही हुआ था चाइना 49 में और अगले ही साल चाइना को उसने तिब्बत को उसने खा लिया, एनेक्स कर लिया।
50 में एनेक्सेशन होता है 1962, कौन भूल सकता है वो एक दर्दनाक साल जब चाइना और इंडिया के बीच लड़ाई हुई थी, जिसको सिनो इंडिया वॉर भी कहा जाता है, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है और कई सारे एरियाज एनेक्स कर लिए जाते हैं। 1964 में चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और 1979 में पहले जो हाई लेवल मिनिस्टर आप कह सकते हो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि चाइना को विजिट करते हैं। 88 में चाइना विजिट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और क्योंकि 62 की लड़ाई के बाद काफ़ी सालों तक डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे ही नहीं थे, फिर धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी और उसी तलाश में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और फिर 88 में राजीव गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं, और उस लड़ाई के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो कि चाइना गए थे। जापान की बात करें तो जापान 6 और 9 अगस्त को 1945 में 2 एटम बम को झेल चुका था, और अकेली बार है ना कि मतलब कहीं पर एटम बम को यूज़ किया गया था। दैट वाज इन अगस्त 1945 इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 6 एंड 9 अगस्त रिस्पेक्टिवली। उसके बाद 64 में चाइना OECD को ज्वाइन करता है, एंड उसके बाद साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया 50 से 53 के बीच में कोरियन वॉर हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1991 में बोथ कोरिया मतलब साउथ एंड नॉर्थ कोरिया दोनों ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। अब आते हैं एक नई चैप्टर की तरफ जिसका नाम है कंटेम्पररी साउथ एशिया। पाकिस्तान से शुरू करते हैं, हमारा सबसे प्यारा दोस्त है ना, पड़ोसी है कि नहीं? फिर है हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, फिर कोई नाराज़ नहीं होगा इस बात से। 47 में इंडिपेंडेंस उसको मिलता है। 47 से 48 के बीच में इंडिया पाक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कसम नहीं, अब दोस्त नहीं है, ठीक है। बहुत बेकार आदमी है, आदमी नहीं देश है। 47 से 48 के बीच में इंडिया पाक कन्फ्लिक्ट होता है कश्मीर में। अब भाई इंडिया बना ही बहुत मुश्किल से रहा, अब भाई इंडिया को आज़ादी अभी मिली ही थी और पाकिस्तान के जो गलत इरादे थे वो शुरू हो गए और उसने फिर कश्मीर को एनेक्स करने का सोचा था और इसके लिए लड़ाई होती है 47 के 48 के बीच में। उसके बाद फिर 60 में इंडस वाटर ट्रीटी होता है, ये अपने आप में बहुत यूनिक है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है सो फार। तो इंडस वाटर ट्रीटी होता है, कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, याद रखिएगा। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसको ब्रोकर किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक बोले चलो तुम लोग को बिठाते हैं, समझौता करो, पानी का बंटवारा करो, कैसे कैसे पानी लिया जाएगा। और याद होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके अंतर्गत जो CGI है, CGI अर्थात चेनाब, झेलम और इंडस, ये इसका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया और बाकी जो रावी, ब्यास और सतलज है इसका पानी इंडिया को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। 65 में अगेन लड़ाई, बाज नहीं आता है, हमारा जो पड़ोसी है। इंडो पाक वॉर होता है 65 में, इसमें भी हार जाता है, शुरू में भी हारा था। फिर 66 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है और इसी मतलब वॉर को ख़त्म करने के लिए USSR ने मीडिएट किया था और ताशकंद एग्रीमेंट करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उधर से अयूब खान है, वो पहुंचे थे ताशकंद, जो कि अभी के समय में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और वहाँ पर मिस्टीरियसली शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। 71 में अगेन बांग्लादेश के लिए लड़ाई होती है, इंडो पाक वॉर होता है, इसमें भी पाकिस्तान हार जाता है और बांग्लादेश नाम का एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पे आता है। और हर एक लड़ाई के बाद तो फिर एग्रीमेंट होना है ना, तो फिर एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था शिमला एग्रीमेंट, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर एक तरफ भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, राइट। शिमला एग्रीमेंट होता है। 1999 में नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पे हटाते हैं और खुद वहाँ पर सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था और उसी साल इंडिया ने भी किया था। 1999 में वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो लाहौर तक बस यात्रा करके गए थे। देख रहे हो, हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, बस से जा रहे हैं वहाँ पे दोस्त के लिए अंगूर सेब लेकर, और वो क्या काम करते थे तो हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का काम। उसी साल सोचो, उसी साल वाजपेयी जी दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान गए और उसी साल उसका सिला क्या दिया है, पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ दी। 1999 में कारगिल की लड़ाई होती है, अगेन पाकिस्तान हारा जाता है। 2001 में मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाता है, वही जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाता है। हालांकि जानती हो कैसे बना होगा। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बाद एक नया देश बना था। 75 में शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंग बंधु या फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, बांग्लादेश में तो इनकी हत्या कर दी जाती है। यही काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन फिर इनकी हत्या कर दी जाती है, इनका असैसिनेशन हो जाता है 75 में। 76 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। 1996 के दिसंबर में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फ़र्क का ट्रीटी होता है, मतलब गंगा नदी के पानी का बंटवारा किस प्रकार से होगा,
इसके ऊपर ट्रीटी होता है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल में 1990 और 2002 में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए अपराइजिंग हुआ है। 2006 तक नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, बट 2008 में मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। श्रीलंका 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। वही ब्रिटिशर से हमारे ऊपर भी उन्होंने अत्याचार मचा रखा था, श्रीलंका के भी ऊपर। श्रीलंका जिसका जो नाम है उन्होंने रख लिया था सेलोन, तो सेलोन को आज़ादी मिलती है 1948 में। उसके बाद 1983 में यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही, LTTE थी वहाँ पर, जो कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के नाम से जाना जाता था, जो कि ईस्टर्न और नदर्न पार्ट में अपना एक अलग मुल्क बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि तमिल्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अधिकार थे नहीं। वहाँ पे सिनाली कम्युनिटी ने मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को फॉर्म कर रखा था। 87 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हो, उसके अंदर फिर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। हालांकि उसका कुछ ज़्यादा फायदा निकलता नहीं है, 2 साल बाद वापस लौटना पड़ता है भारतीय के पीस कीपिंग फोर्स को। 2009 में फाइनली जब लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण की हत्या कर दी जाती है, मतलब उनको मार दिया जाता है, उसके बाद फिर सिविल वॉर खत्म हो जाता है फॉर्मली। मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स बहुत ही खूबसूरत देश है, सब लोग जानते हैं, घूमने के लिए। हम भी जाएंगे घूमने के लिए। कब जाएंगे घूमने के लिए पता नहीं, चलो पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। 1968 में सल्तनत से एक रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म होता है। 1988 में इंडिया ने वहाँ पर एक कू को फेल करने के लिए, मतलब कू अटेम्प्ट को रोकने के लिए अपनी फोर्सेस भेजी थी। ऑपरेशन कैक्टस का नाम था उसका। और दरअसल वहाँ पे जो तमिल जो मिशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, मर्सनरीज थे बेसिकली, उन्होंने वहाँ पर ट्राई किया था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ पर हटा दिया जाए, बट इंडिया के प्रॉम्प्ट एक्शन के कारण ये चीज़ें नहीं हो पाई और बढ़िया भी अपलॉड भी मिला था। और 2005 में मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है मालदीव्स में। भूटान की बात करें, भूटान 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था। दरअसल भूटान में मोनार्की चलती है, बट 2008 में वहाँ के जो किंग थे उन्होंने फिर इसको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपने पावर्स को लिमिट किया था। सार्क की बात करें, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी आफ्टर साइनिंग द ढाका चार्टर। सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, काठमांडू में। 2004 में साफ्टा को साइन किया जाता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 2006 में आता है, लेकिन कोई इसका ज़्यादा मैं तो रह नहीं गया। 2007 में अफगानिस्तान भी भारत की पहल के बाद ज्वाइन किया करता है। सार्क में वैसे पहले 7 कंट्री ही थे, ठीक है। निमोनिक्स तो आपको पता ही होगा, MBBS पेन को कौन ठीक करता है, MBBS ना, तो आप कैसे याद करोगे। M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A जो है अफगानिस्तान, ये 2007 में आता है, और इंडिया एंड नेपाल। तो ये 7-8 तो इनिशियली ये 7 कंट्री थे, बाद में 2007 में अफगानिस्तान ऐड होता है। नवंबर 2014 में सार्क का जो मीटिंग है वो होता है काठमांडू में, 18वां सार्क समिट होता है। उसके बाद से हो नहीं पाया, बिकॉज उसके बाद उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक और इन सब अटैक के बाद फिर इंडिया ने करने से मना कर दिया, क्योंकि अगला जो समिट होना था वो पाकिस्तान में होना था। फिर आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन का। आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चन का जवाब दो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कैसे बना था। 1941 में अटलांटिक चार्टर को साइन किया जाता है, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बीच में। उसके बाद फिर 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है, 48 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है। दरअसल इन समय बातें यही हो रही थी कि जो वर्ल्ड वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो दुनिया है वो कैसे रहेगी, कैसे इसका पूरा डिवीजन होगा एंड ऑल। फिर 24 अक्टूबर 1945 वो दिन आता है जिस दिन UN को एस्टैब्लिश किया जाता है, और इसी दिन हम लोग हर एक साल UN डे भी सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस फॉर्मली एस्टैब्लिश किया जाता है। 24 अक्टूबर को बन गया, इंडिया ने बोला कि हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 30 अक्टूबर को इंडिया ने भी ज्वाइन कर दिया, और इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। 51 कंट्री को फाउंडिंग मेंबर माना जाता है, उसमें इंडिया भी एक शामिल है। 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का साइज जो है वो एक ही बार रिवाइज हुआ है। वो 11 था पहले, अब वो 15 हो गया। मतलब पहले था 5 परमानेंट प्लस 6 नॉन परमानेंट, तो वो करके अब 5 + 10 कर दिया गया, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। तो ये 11 से 15 किया गया था 65 में। 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन किया गया था। 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अर्थात जो सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि 2015 इसका टारगेट ईयर था।
ज़्यादातर गोल्स अचीव नहीं हो पाए। 2015 में फिर एक नया गोल इस्टेब्लिश किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपकी किताब में सबसे जो आखिरी पन्ना है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी दिए गए, 17 उसमें गोल्स है। इसका जो टारगेट ईयर है 2030 है। 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स हुआ करता था यूएन का, वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी थी पलाव, उसका इंडिपेंडेंस हो जाता है। 1954 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट में ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह में, जो दुनिया के 44 मुल्क थे वो 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक वहाँ पर मिलते हैं, और किस तरह से इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी पूरी दुनिया में, इस चीज़ के लिए बात विमर्श करते हैं। और फिर वहाँ पर गठन होता है वर्ल्ड बैंक और IMF की। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसी कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये है कि 1945 में IMF एंड वर्ल्ड बैंक का गठन किया जाता है। दोनों का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन वाशिंगटन DC, अमेरिका का जो कैपिटल है वहाँ पर इन दोनों का हेडक्वार्टर्स है। बहुत पास में ही हेडक्वार्टर्स है दोनों का, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद 57 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। दरअसल इसका काम ही यही है कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसके प्रसार को रोकना, और यूज़ भी हो तो केवल पीसफुल पर्पज़ के लिए हो। 61 में एक NGO है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका गठन होता है, लंदन हेडक्वार्टर्स है इसका। 78 में ह्यूमन राइट्स वॉच, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, ये भी एक NGO है। उसके बाद 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। 1 जनवरी 1995 में इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स को आप लोग याद कर लेना। देखो न्यूयॉर्क में ना 3 जो भी हमने पढ़ा है उसका हेडक्वार्टर्स UN का है, यूनिसेफ का, ह्यूमन राइट्स वॉच का है। उसके बाद जेनेवा में आपको WTO और ILO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन, इसका हेडक्वार्टर्स। वियना में IAEA अर्थात एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। वाशिंगटन DC में IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का। हेग नीदरलैंड्स ICJ, हेग में, हेग के नीदरलैंड्स की राजधानी है, वहाँ पर ICJ का हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये इकलौता प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका से बाहर है। तो ये चीज़ है। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। तो इस तरीके से याद रखोगे, जैसे यूनेस्को वगैरह का भी पेरिस वगैरह में। कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्रेटरी जनरल रहे यूनाइटेड नेशन उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक 9 सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के, और मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पर्सन जो होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल ही होते हैं। तो सबसे पहले थे ट्रिगवे लाई, ये नॉर्वे से आते हैं, और उसके बाद आते हैं डैग हैमर्स्कोजल जो कि स्वीडन से आते हैं, जिन्होंने कॉन्गो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्गो क्राइसिस में, और इस क्राइसिस के कारण इनकी हत्या भी कर दी जाती है, बट एनीवे इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। ये स्वीडन के थे। उसके बाद आते हैं यूथांट, म्यांमार के हैं, और पहले एशियन जो कि सेक्रेटरी जनरल बनते हैं, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय यही सेक्रेटरी जनरल थे। और उसके बाद अभी के समय में एंटोनियो गुटरेस जो कि पोर्चुगल के PM भी रह चुके हैं, और ये 2017 से अभी तक सेक्रेटरी जनरल है। 2 टर्म इनको मिल चुका है, मतलब 17 से 22 तक खत्म हो जाता है, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिल चुका है 5 साल, और ये रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, नेक्स्ट चैप्टर 1972, इसमें कई सारी ट्रीटीज है, उसको आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC 1972 में आता है, और इसी साल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बिटवीन US एंड USSR इसी साल साइन किया जाता है। 1992 में केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन होता है। 1994 में रवांडा का सिविल वॉर होता है, जिसके अंदर में हुतू ट्राइब जो है उन्होंने तुत्सी ट्राइब को कई लाखों की संख्या में मार दिया था। तो ये और कुछ ही दिनों के अंतराल में ये चीज़। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पे ये स्टैब्लिश किया गया, ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, और पार्टीज है उन्होंने साइन किया था, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक तरह से ट्रीटी कह सकते हो आप इसको। उसके बाद 74 में इंडिया पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण 1, और 1998 में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण 2। नेक्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी होता है। 1972 में क्लब ऑफ रोम है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर्म होता है। 87 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ब्रुडलैंड रिपोर्ट पब्लिश होती है। ब्रुडलैंड रिपोर्ट में ही वो बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आज हम लोग बहुत बृहद पैमाने पे यूज़ करते हैं, उस की टर्म को वो ब्रुडलैंड रिपोर्ट की ही देन है। उसके बाद 1991 में अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल होता है। 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट जिसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, और फिर एजेंडा 21 साइन होता है जिसके अंदर में 21st सेंचुरी के जो गोल्स हैं उसको डिसाइड किए जाते हैं।
1997 क्योटो प्रोटोकॉल हम लोगों ने बात कर लिया है। 2002 में इंडिया ने इसको साइन किया, रेटिफाई किया क्योटो प्रोटोकॉल को। 2001 में इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास होता है। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन। सर बहुत खुशी की बात है, हम लोग आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट होता है, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। 1999 में डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती है सीटेल यूएस में, जहां पर प्रोटेस्ट होता है डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज के अगेंस्ट में। और 2001 पहला वर्ल्ड सोशल फॉरम मीटिंग होता है पोर्ट एल्जर, एक तरह से एनजीओ कह सकते हो, और जो डिफरेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं वाले उन सब का एक मीटिंग होता, एक फोरम है। 2004 में इसकी मीटिंग होती है मुंबई में। राइट नाउ दीज आर योर 4 मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, और जैसा मैंने बताया आपको कि आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में सबसे पहला जो आता है डेट, वो आता है अगस्त 1947। इसको कौन ही भूल सकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, वहीं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। मतलब पाकिस्तान एक दिन पहले था, बट अगस्त 1947 की ये बात है। उसके बाद नवंबर 1947 की बात है, जब हैदराबाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब जो जस की तस बनाए रखी जाएगी स्थिति। मतलब क्या होता है कि जो स्टेटस को है उसको मेंटेन किया जाएगा। अर्थात जब हैदराबाद को इंटीग्रेट करने की बात आई थी, तो हैदराबाद का निज़ाम इस चीज़ के मतलब उस चीज़ को ये कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब उसका मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। वो चाहता था कि हमें एक आज़ाद मुल्क के तौर पे कंसिडर किया जाए, जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके हिसाब से, उनकी पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ मुमकिन थी। राइट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर रिजिड थी, इंडियन लीडर्स इस चीज़ पे थे कि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनना चाहिए। बट उन्होंने 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर लिया था हैदराबाद के साथ कि चलिए ठीक है, 1 साल के लिए आपको सोचने का मौका देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो नवंबर 1947 में हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताओ कि नवाब कौन था, आखिरी नवाब हैदराबाद का कौन था, जल्दी से बताओ। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन उस जमाने में हुआ करता था पूरे दुनिया में। सितंबर 1948 हैदराबाद मर्ज कर गया इंडिया के साथ। ऑपरेशन पोलो इसका नाम था, और ऑपरेशन पोलो के तहत इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद हैदराबाद को मर्ज करवा लिया जाता है विद द यूनियन ऑफ इंडिया। जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन होता है, और पहला इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर हुआ था इंडिया में। क्योंकि इंडिया में अभी तक जो भी इलेक्शंस हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाए थे, तो और वहां पर जो लिमिटेड एडल्ट सफराज होता था, सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। बट जो इंडिया में आज़ादी मिली उसके बाद तो इलेक्शन 1951 के लास्ट और 1952 के शुरुआती दिनों में होता है ना, उससे पहले मणिपुर में इलेक्शन हो चुका था, और वो इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड था। मतलब हर एक वयस्क को मत देने का अधिकार था, और ये कंडक्ट करवाया गया था जून 1948 में। उसके बाद 1920 की बात आती है, नागपुर सेशन कंडक्ट करवाया जाता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार बनाने की बात थी। मतलब आज़ादी से पहले कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि जब भी हम लोग आज़ाद होंगे तो हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। और इवन की कांग्रेस ने उस समय में, तत्कालीन कांग्रेस ने अपनी जो कमेटियां एस्टैब्लिश करी थी वो राज्यों के आधार पर नहीं, भाषाई क्षेत्र के आधार पर करी थी। ये सब आपने एक बुक में पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है, तो उसमें आपने ये चीज़ें मुकम्मल पढ़ी होगी कि हाँ, इस आधार पर चीज़ें डिसाइड करी गई थी। बाद में ये चीज़ जब आज़ादी मिलती है तो फिर इंडियन लीडर्स इस चीज़ के लिए थोड़े से रिलेक्टेंट थे कि मतलब भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज पार्टीशन का दंश सब लोग झेल चुके थे। अभी इस स्थिति में भारत नहीं था कि एक और आधार पर डिवीजन किया जाए, एंड पॉसिबल था कि भारत की यूनिटी खतरे में पड़ जाती है, ऐसा लीडर्स का मानना था। बट एनीवे फाइनली ये चीज़ें हो जाती है। दिसंबर 1952 आंध्र स्टेट को बनाने का अनाउंसमेंट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नाउ वी आर क्रिएटिंग अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन यहाँ से अनाउंसमेंट हो जाता है, और अगले साल अक्टूबर 1953 में जाकर आंध्र स्टेट फॉर्म होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन सा वो पहला स्टेट था जो कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बना था, तो आंध्र स्टेट था। राइट, और कैसे हुआ था याद ही होगा आपको कि पोट्टी श्रीरामुलु जो कि एक गांधी लीडर्स थे, वो आमरण अनशन पे बैठ गए थे, और करीब 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु होने के बाद लोग हिंसा पे उतर आते हैं, ठीक है, जगह जगह पे आगजनी हो जाती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और अनाउंस करना पड़ा। तो अनाउंसमेंट जो है ना वो 1952 में हुआ था। फॉर्मली जो आंध्र स्टेट है वो गठन किया गया था 1953 में। राइट,
उसके बाद बात करते हैं 1953 के ही उसी साल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी गठन किया जाता है। अब देखो, जब आंध्रा स्टेट बन गया तो दूसरे स्टेट भी कहने लगे कि आपने उनको क्यों बना दिया, हमें भी बनाना है। तो इस चीज को देखने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया। फजल अली इसके चीफ थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और उनको यह बताया गया कि आप देखो कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या नहीं। फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश करा और उस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है। देखो दोनों में डिफरेंस है। कमीशन बना था 1953 में और उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर एक्ट पास हुआ था 56 में, और उस एक्ट के आधार पर भारत में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया। प्लीज कीप इन माइंड, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया आंध्र स्टेट का गठन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात का गठन किया गया। पहले वो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, जिसमें गुजराती और मराठी दोनों बोलने वाले लोग रहते थे। बट 1960 में जाकर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र स्टेट एंड गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात स्टेट का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई हुई थी, हम लोग लड़ाई हार चुके थे। उसके बाद केंद्र सरकार का यह ध्यान गया कि हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पे भी ध्यान देना चाहिए और 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। 1966 में पंजाब को अलग किया गया, हिमाचल और जो हरियाणा वाला है पार्ट उसको अलग किया गया और पंजाब एक नया स्टेट बनाया गया। पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब एक सेपरेट स्टेट बनाया गया और हरियाणा आप जानते हो हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए, और हिमाचल जो भौगोलिक स्थिति के आधार से, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय वाला रीजन है, तो हिमाचल प्रदेश उस आधार पे बना था। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड का गठन किया जाता है। झारखंड जो है वो बिहार से अलग करके बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से, और जो उत्तराखंड है, हालांकि पहले इसका नाम उत्तरांचल था, वो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है। और ये सब होता है 2000 में, राइट। 2014 में जब यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट चल रही थी तो अपने अंतिम दिनों में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया जाता है। तेलंगाना एक स्टेट बनाया जाता है आंध्र प्रदेश से अलग होके। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और उसके आधार से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि अगस्त 2019 में किस प्रकार से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके फाइनली 31 अक्टूबर 2019 से ये चीजें लागू कर दी गई कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के रूप में फंक्शन करेंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, मतलब वहां पर एक मुख्यमंत्री होंगे। लद्दाख एक प्रॉपर यूनियन टेरिटरी होगा जो कि डायरेक्टली सेंटर के थ्रू गवर्न किया जाएगा। उसके बाद 2020 की बात आती है, जब दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो दो यूनियन टेरिटरीज थे उनको मिक्स कर दिया गया था और उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो करेंटली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। तो ये पूरा डेट हो गया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से। मूव करते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक, सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी बात इस पूरे चैप्टर के दौरान है, उसका गठन कब हुआ था। इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी में इसको माना जाता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, राइट। उसके बाद बात आती है 26 नवंबर 1949 को, जिस तारीख को भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा लिखित संविधान, वो बन के तैयार होता है और उसी तारीख को उसे अडॉप्ट किया जाता है। ये चीज आप याद रखोगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और उसी दिन उसको अडॉप्ट किया गया था। एंड जो प्रोसेस था दिसंबर 1946 से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज के ऊपर काम कर रही थी, वो प्रोसेस 2 साल 11 महीने 18 दिन के कथक मेहनत के बाद पूर्ण हुआ था। और 26 नवंबर को हर साल हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये तारीख प्रेम्बल में भी मेंशन है। जब आप प्रेम्बल पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड बहुत सारी चीजें। उसके बाद नीचे में आप देखोगे तो ऑन दिस डे ऑफ नवंबर 26, 1949 वी हेयर बाय डू अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो 26 नवंबर 1949 का तारीख वहां पे लिखा हुआ है कि इस दिन हम लोग अडॉप्ट करते, इनैक्ट करते और अपने आप को ये समर्पित करते। अपने आप को कौन,
वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है और अपने आप को समर्पित किया है इस चीज को। तो 26 नवंबर को ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके कुछ पोर्शन को ही उस दिन लागू किया गया था। इसके ज्यादातर जो पोर्शंस थे उसको रोककर 26 जनवरी के दिन इसको लागू करवाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को कुछ जो उसमें पोर्शन थे लाइक सिटीजनशिप एंड ऑल, इन सब चीज़ों को वहाँ पे लागू कर दिया गया था, बट जो मेजर पोर्शन था उसको लागू करवाने की तारीख थी 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स करवा दिया था हम लोग, और इस दिन हर एक साल हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद बात आती है 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका गठन किया गया था। अक्टूबर 1951 में जो इलेक्शन है, पहला जनरल इलेक्शन था, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, इसको 1952 का इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1951 में शुरू हो गया था कुछ एक क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल जैसे क्षेत्रों में, जो क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती, तो दिसंबर आते आते और नवंबर में वहाँ पर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं होता है बर्फबारी के कारण, तो इसलिए वहाँ पर पहले करवा लिया गया था। लेकिन जो मेजर पोर्शन था इलेक्शन का, फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, वो 1952 के शुरुआती महीनों में करवाया गया था, और इस कारण से इसको 1952 का इलेक्शन कहा जाता है, ना कि 1951। हालांकि शुरू 1951 के अंतिम महीनों में हो गया था। उसके बाद 2004 ये वो साल था जब लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ, तो पूरे देश में ही ईवीएम को यूज़ किया गया था। ठीक है, पहले इससे पहले ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है उसको यूज़ किया गया था, बट कुछ कुछ जगहों पर किया गया था। लेकिन जो पूरा जनरल इलेक्शन था जिसमें पूरे सारे लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम का यूज़ किया गया था, वो साल था 2004 का। उसके बाद 1957 पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होता है इन केरला। याद रखोगे, भारत के किसी भी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ फॉर्म होती है, वो होता है केरला में। और किसके द्वारा? तो सीपीआई के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं ईएमएस नामुद्रीपाद। तो 1957 में ये गठन होता है। हालांकि कुछ ही सालों के बाद 1959 में सीपीआई की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर सीपीआई की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, उसको आप याद रखोगे कि जब केरला में गवर्नमेंट बनी थी ना, तो सीपीआई के पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, मतलब टोटल मेजोरिटी उसके पास नहीं था। वहां पर 126 सीट थे, लेकिन सीपीआई को केवल 60 सीट्स मिले थे। राइट, आपको सरकार बनाने के लिए 63 या तो उससे ज्यादा सीट्स आपको चाहिए थे। तो उसने क्या किया था, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सपोर्ट लिया था और उसके बाद सरकार फॉर्म करी थी। ठीक है, तो मेजोरिटी नहीं मिली थी उनको। मेजोरिटी के साथ पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनती है वो 1967 के इलेक्शन के समय बनती है, और वो बनता है तमिलनाडु में। बट यहां मैं बात कर रहा हूं कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार, चाहे कैसे भी, तो वो सीपीआई बनाती है केरला में। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी और विथ फुल मेजोरिटी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, दैट वाज इन तमिलनाडु इन 1967 इलेक्शन। राइट, वो चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट, कुछ पार्टीज के बारे में जान लेते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है। 1925 सीपीआई का फॉर्मेशन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, काफी पुरानी पार्टी है। 1925 में इसका गठन होता है और 1964 में इस दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, सीपीआई एंड सीपीआई एम। सीपीआई अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो सीपीआई एम जो थी ना वो चाइना के सपोर्ट में थी और सीपीआई जो थी वो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थी। तो इस तरीके से बाइफर्केशन होता है इसका। 1951 भारतीय जनसंघ का गठन होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो दीनदयाल उपाध्याय, ये सब लोग 1951 के भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 1959 स्वतंत्र पार्टी का गठन होता है। ये सी राजगोपालाचारी, जो कि एक ज़माने में भारत के पहले भारतीय जो कि गवर्नर जनरल बने और आखिरी भारतीय जो गवर्नर जनरल बने, तो सी राजगोपालाचारी थे और उनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, जो कि कैपिटलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और अमेरिका को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसका गठन होता है 1959 में। राइट, अब कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है, समझा है, कुछ डेट्स आपको याद रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, इससे आप अपने आप को एक टेस्ट कर पाओगे कि आपने कितना कुछ सीखा है, कितने आपके दिमाग में आपने रिटेन करा है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस का जवाब नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पर्सनली उन आंसर को चेक करूंगा और जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनको पिन करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इट इज स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर? किस वर्ष में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन किया गया था? 1950, 53, 56 या 55? दूसरा प्रश्न है, सीपीआई वाज बाइफर्केटेड इन व्हिच ईयर? सीपीआई कब दो टुकड़ों में बटी थी? 1995, 54, 64 और 62?
तीसरा प्रश्न है, बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन विच ईयर? किस साल बॉम्बे स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात में? 60, 66, 56 और 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट अकर्ड फर्स्ट? ये चौथा प्रश्न है आपका। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद मर्ज विद द इंडियन यूनियन और सिक्किम बिकेम एन इंडियन स्टेट? इसमें से आपको बताना है। आई होप कि आप इन सभी सवालों के सही जवाब जरूर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है 1929 के समय, जब दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। जो महामंदी कही जाती है, आर्थिक महामंदी, वो दुनिया में 1929 में शुरू होता है। 1930s के काफ़ी शुरुआती सालों में ये चलता है। 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान आपको याद होगा कि जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे, 8 इंडस्ट्रिस्ट, उन्होंने तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि किस प्रकार से स्टेट को इनिशिएटिव लेना चाहिए शुरुआती दिनों में भारत की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है और प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरमैन बनते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे। तो ऑब्वियसली पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने थे। 51 से 56 के दौरान पहला 5 ईयर प्लान चला था, पहली पंचवर्षीय योजना, और उसको जो ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था, काफ़ी युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, उनको दिया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है 56 से लेकर 61 तक। इसको ड्राफ्ट किया गया था बाय रेनॉन्ड स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट, और whatever you can say, this was a gem of the person, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने बाद में फिर आईएसआई का भी गठन किया था। एंड आईएसआई अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और भारत में स्टैटिस्टिक्स के फादर भी जाने जाते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान उन्होंने डेवलप किया था, और इसमें उन्होंने जो इंडस्ट्री है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात करी थी। फिर 61 से 66 के बीच में थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है, जो कि फेल हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, 62 में चाइना के साथ, 66 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वो चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च कर सके, इसलिए उन्होंने 3 जो प्लान है वो हॉलीडे लिया था, मतलब 1-1 साल का प्लान लॉन्च किया था, एनुअल प्लान। 1960s वो साल था जिस साल बिहार में सूखा पड़ता है, फूड क्राइसिस आता है, और उसी दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत करी जाती है भारत में, हरित क्रांति। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। 47 से लेकर 64 तक भारत में पंडित नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार अपने ऊपर रखा हुआ था। तो मतलब वे भारत के प्रधानमंत्री भी थे, साथ ही साथ विदेश मंत्री भी थे वो। ठीक, 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दोनों थे। 64 में नेहरू का डेथ होता है। 1947 के मार्च में उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया था। मतलब सोच रहे हो, भारत की आज़ादी भी नहीं हुई और उससे पहले इंडिया ने एशियन सॉलिडारिटी के लिए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। 49 में जो डच का रूल चल रहा था इंडोनेशिया में, उसके फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चला था। मतलब एक तरह से सपोर्ट की बात है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही साथ ये वो साल था जिस साल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया था। ठीक, पीआरसी, जो आज चाइना देखते हो वो है पीआरसी। इससे पहले कुछ सालों तक वो आरओसी रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी अलग कहानी है, कभी मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि किस प्रकार से आरओसी से पीआरसी बनता है। कभी वो चैंग काई शेक की चाइना थी, अब वो माओ जेडोंग की चाइना बन गई थी। 1950 में मतलब आते ही सबसे पहले निकल लिया उसने तिब्बत को एनेक्स कर लिया जाता है 1950 में ही। और 1954 में इंडिया और चाइना पंचशील एग्रीमेंट को साइन करते हैं, इंडिया की तरफ से नेहरू जी, चाइना की तरफ से जवाहरलाल। 55 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होता है। बैंडुंग एक शहर है इंडोनेशिया में, और वहां पर एफ्रो एशियन यूनिटी की बात चलती है। अफ्रीका और एशिया के जो न्यूली डिकॉलोनाइज्ड स्टेट्स से वहां पर बैठते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। 56 की बात है, 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस होता है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से इजिप्ट के जो नए शासक थे गामल अब्देल नासिर, उन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, और ये बातें ब्रिटेन और फ्रांस सबको पसंद नहीं आई थी। तो फिर यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी, अरब इजराइल वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि एस्केलेट हो गया था इतने बड़े क्षेत्र में। तो ये चीज़ थी। 59 में दलाई लामा भारत से शरण मांगते हैं और भारत आ जाते हैं। 61 में पहला नाम का समिट होता है, जो कि बेलग्रेड में होता है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होता है, नॉन लाइन मूवमेंट की पहली समिट। अक्टूबर 1962 में सीनो इंडिया वॉर होता है। 71 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना विजिट करते हैं वाया पाकिस्तान, और ये अपने आप में अलग एक इक्वेशन था, क्योंकि दुनिया में चाइना और यूएस एक साथ आ रहे थे, एक साम्यवादी देश तथाकथित और एक पूंजीवादी देश साथ आ रहे थे। अपने आप में अलग चीज़ थी, पूरा इक्वेशन बदल गया था।
76 में चाइना और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था वापस से रिस्टोर होता है, क्योंकि 62 में लड़ाई खत्म हुई थी तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिलेशन बेटर होने शुरू हो जाते हैं। 76 में ये होता है। 79 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर जाते हैं एज अ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसके बाद 88 में राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड चाइना। ये अपने आप में एक पहला विजिट था प्राइम मिनिस्टर का आफ्टर दैट सीनो इंडिया वॉर। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, एंड दैट इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। पहला डेट जो हमें याद रखना है, नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल बहुत छोटा सा रहा। 64 में वो बने, 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा संदेहास्पद है, काफ़ी ज़्यादा विवादित है, क्योंकि वो ताशकंद गए हुए थे, जो हाल के समय की उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जहाँ पर वो ताशकंद एग्रीमेंट को साइन करने गए थे आफ्टर द 65 वॉर। ठीक, पाकिस्तान के साथ जो 65 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इंडिया से शास्त्री जी और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान वहाँ पे गए हुए थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पर गए, उन्होंने साइन करा और उसके बाद संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगेन काफ़ी सारे इसमें थ्योरीज एंड ऑल, कभी आप स्टडी करिएगा इन सब चीज़ों के बीच बारे में भी। 66 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है, वही चीज़। उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट में जब करने गए थे तो शास्त्री जी का निधन हो जाता है। उसके बाद इंडिया में एक नए प्राइम मिनिस्टर की खोज हो जाती है शुरू, और फिर इंदिरा गांधी बनती है भारत की नई प्रधानमंत्री। 67 में चौथा जनरल इलेक्शन होता है, और इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस कई जगहों पे चुनाव हार चुकी थी। 9 स्टेट्स ऐसे थे जिसमें सरकार नहीं बना पाई थी, और साथ ही साथ लोकसभा में जैसे तैसे चुनाव जीती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, राइट। और इसी साल बात आती है हरियाणा में भी इलेक्शंस की, और हरियाणा में गया लाल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि उन्होंने कपड़े की तरह पार्टी बदलना शुरू कर दिया था। कभी वो इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी वो फिर से वापस अपनी पार्टी में। तो ये खेल चल रहा था। जो आया राम गया राम वाली कहानी है वो यही होती है 1967 के हरियाणा इलेक्शन में। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनती है, सी लॉन्च 10 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट अप्रोच पे था। उसके बाद बात आती है 1969 की। वो साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए भी और भारत की राजनीति के लिए भी। काफ़ी उठापटक हुआ था और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी। एक कांग्रेस जो इतने समय से चलती आ रही थी वो दो टुकड़ों में बट गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय में कांग्रेस में स्प्लिट होता है। एक तरफ कांग्रेस ओ बनती है, एक तरफ कांग्रेस ओ एंड दूसरी तरफ कांग्रेस आर। ठीक है, कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट का जो पूरा एक कुनबा था, वो लोग मतलब जो पुराने लोग जिनकी बड़ी दावेदारी हुआ करती थी इसमें क्या कहते हैं कांग्रेस में, वो। और दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है, दो अलग अलग पार्टीज बन जाते हैं। और ये स्प्लिट होता है 1969 में। वीवी गिरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, जिसमें वीवी गिरी भारत के नए राष्ट्रपति बनते हैं, और दूसरी तरफ थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, बट इंदिरा गांधी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था वीवी गिरी को, और अल्टीमेटली वीवी गिरी ही चुनाव जीतते हैं। फिर इसी साल 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी होता है 1969 में। यह भी इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट अप्रोच का ही एक परिणाम था। उसके बाद प्रधानमंत्री से काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुआ था, एंड जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो काफ़ी सारे घटनाक्रम हुए 1969 में, सॉरी 69 में। 1971 की बात है तो 1971 में प्रिवी पॉलिसी जो हुआ करती थी, मतलब जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, उनको एक तरह से सरकार की तरफ से पैसे वैसे दिए जाते थे, उसको ख़त्म किया जाता है। 5वां जनरल इलेक्शन होता है, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, इंदिरा हटाओ का नारा दिया जाता है ग्रैंड अलायंस की तरफ से। इंदिरा गांधी अगेन चुनाव जीत जाती है और इंदिरा गांधी अगेन प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। तो ये 71 में हुआ था। तो उसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। 1969 वो साल था जिस साल CPI-ML फॉर्म होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले CPI था, CPI से फिर टूट के एक CPI-M बनता है, ठीक है, 64 में, और उसके बाद फिर इससे भी टूट कर 69 में CPI-ML बनता है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ से नक्सलवाद की भी शुरुआत होती है, ठीक है। और मजूमदार साहब और कई सारे जो और लीडर्स है, उन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म कर लिया था, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी थे।
1973 केशवानंद भारती केस काफी ज्यादा फेमस है। इसको वो केस कहा जाता है जिसने भारत की डेमोक्रेसी को सेव किया था, ठीक है। और भारत के राजनीतिक या आप कह सकते हो न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी जो बेंच बैठी थी आज तक 13 जजों की बेंच, वो केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी यहीं से निकल के आता है, ठीक। तो ये 1973 की बात है। उसके बाद इसी साल जस्टिस AN रे इनको भारत का नया CJI घोषित कर दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि इनसे ऊपर 3 और जज थे। और परिपाटी ये चली आ रही थी, कन्वेंशन ये था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही भारत का CJI बनेगा। काफी सारे जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसमें से सबसे जो सीनियर मोस्ट होंगे वही भारत के CJI बनेंगे। बट यहाँ पर AN रे साहब जो कि सरकार के चहेते थे, और मतलब इंदिरा गांधी के चहेते, और जो ऊपर के 3 जजेस थे उन्होंने केशवानंद भारती केस में सरकार के विरोध में फैसला सुनाया था। तो एक तरह से बदला लेने की चीज थी। तो सरकार ने में ये फैसला किया कि AN रे साहब को 3 जजेस को सरपास करते हुए भारत का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो ये भी हुआ था 1973 में। 74 के जनवरी में गुजरात में एजिटेशन होता है। जो छात्र होते हैं वो वहां पर सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और उस समय जो उसके लीडर थे वो थे मोरारजी देसाई, जो एक समय में कांग्रेस के ही मतलब जो अब तो वो अलग हो गए थे, कांग्रेस ओ के वो पार्ट थे, बट इंदिरा गांधी के काफी ज्यादा वो राइवल थे। और एक समय में तो ये भी चल रहा था कि वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बट अल्टीमेटली इंदिरा गांधी बन जाती। तो ये सब कहानी तो मैंने चैप्टर में बता रखा है कैसे कैसे चीजें। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप जरूर वन शॉट वीडियो को जरूर देख लो, ठीक है। उसके बाद मार्च 1974 बिहार में एजिटेशन होता है। बिहार में भी जो छात्र होते हैं वो एजिटेशन को लीड करते हैं, और यहाँ पर उनके लीडर होते हैं जयप्रकाश नारायण। उसके बाद मई 1974 में रेलवे का स्ट्राइक होता है, जो यूनियन था उसमें, और इसका जो लीडर थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। 75 में गुजरात में इलेक्शन होता है, वही जो एजिटेशन था जनवरी 1974 का वो सक्सेसफुल होता है। सरकार वहां पर इस्तीफा देती है, और फिर 1975 में वहां पर दोबारा इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। 12 जून 1975 एक बहुत ही साहसिक फैसला, जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला दिया कि भारत की प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1971 का जो इलेक्शन है वो गलत तरीके से जीता है और उनको अब प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। सो ये चीज़ होती है, उन्होंने इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया था। 24 जून को जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाया गया था स्टे लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय पे छुट्टी पे थी, बट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्शल स्टे ही लगाया था, मतलब फुल स्टे नहीं लगाया इस ऑर्डर पे। और अगले ही तारीख को भारत में लगता है आपातकाल। हालांकि आपातकाल पहले भी लगाया गया था, बट ये जो आपातकाल था ये काफी ज्यादा अलग था उससे, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक रैली को भी ऑर्गेनाइज करवाया था, बट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ऑब्वियसली इमरजेंसी पे जो सिग्नेचर होता है इमरजेंसी के ऑर्डर्स पे वो प्रेसिडेंट का होता है, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। आर्टिकल 352 को इम्पोज करके भारत में इमरजेंसी लगा दिया गया था, और ये इमरजेंसी चलता है 2 सालों तक, और 21 मार्च 1977 को भारत में आपातकाल खत्म होता है। 77 में जब इलेक्शन होते हैं तो जनता पार्टी की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, और पहली बार होता है कि भारत में केंद्र में नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और उसके जो लीडर बनते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की? जनता पार्टी की। कब बनी? 1977 में, ठीक। मोरारजी देसाई PM बनते हैं, लेकिन वो 2 साल तक ही केवल रह पाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उनके जगह पे जो चौधरी चरण सिंह थे कांग्रेस के साथ मिल गए, और फिर वो सरकार फॉर्म कर लेते हैं। हालांकि जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो मई 1977 में ही उन्होंने शाह कमीशन का गठन किया था। दरअसल इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि ये स्टडी किया जा सके कि सरकार ने किस तरीके से एट्रोसिटीज करे हैं इमरजेंसी में, किस प्रकार से जो पॉलिसीज हैं या जो पावर्स है उसका मिसयूज किया गया, तो इसको स्टडी करने के लिए। एनीवे 79 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है तो चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के साथ सपोर्ट कर लेकर सरकार बना लेते हैं। हालांकि उनकी भी सरकार चल नहीं पाती, 80 में फिर से इलेक्शन होता है। नेक्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। आ जाए इस पे, शुरू करें। 1972 दलित पैंथर्स, पढ़ा होगा आपने, महाराष्ट्र में जो पिछड़े लोगों का एक ग्रुप था उसका गठन होता है 1972 में दलित पैंथर का महाराष्ट्र में। 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहां से, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ऑल आई हैव टॉट यू इन द वन शॉट वीडियोस।
और इसमें आपको याद होगा कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। हालांकि इसका जो स्कोप है वो और भी बढ़ता चला गया आगे के दिनों में। 89 में SC एंड ST जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब, उनके खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। 1980s में भारतीय किसान यूनियन के प्रोटेस्ट होते रहे और ये यूपी में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 1992 में एंटी एरक मूवमेंट अर्थात तारी विरोधी जो आंदोलन है वो शुरू होता है आंध्र प्रदेश में, और इसी साल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंतर्गत पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। 2003 नेशनल और कंप्रिहेंसिव नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ये इस चीज़ के ऊपर था कि जब सरकार एक कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे मान लो डैम तैयार करती है, तो लोगों का रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, इस पर एक पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 2003 में पास किया गया था। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था, RTI। नेक्स्ट, रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर। सबसे पहले आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। कहानी आपको पता होगी कि जब भारत आज़ाद होता है तो कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह, उन्होंने सोचा कि नहीं, ना मैं भारत के साथ जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, तो आज़ाद रहूंगा। लेकिन पाकिस्तान अलग फिराक में था, उसने कश्मीर पे अटैक कर दिया। ठीक, और महाराजा ने जब भारतीय सरकार से मदद मांगी तो भारतीय सरकार ने उनको बोला कि ठीक है मैं मदद करूंगा, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। और महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन किया। इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है, लड़ाई होती है और इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। उसके बाद बात आती है मार्च 1948 की, जब शेख अब्दुल्ला बनते हैं कश्मीर के नए प्रधानमंत्री। यस, प्रधानमंत्री। उस जमाने में कई सालों तक भारत में 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक पूरे भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के अलग प्रधानमंत्री। शेख अब्दुल्ला बनते हैं वहाँ के। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट होता है, हालांकि कई साल तक शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया था। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके जो बेटे फारूक अब्दुल्ला हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के नए CM बन जाते हैं। 2016 महबूबा मुफ्ती वहाँ पे पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती है। हालांकि उनके जो फादर थे वो भी मुफ्ती साहब, वो भी एक ज़माने में चीफ मिनिस्टर रह चुके थे ये जम्मू एंड कश्मीर के। 2016 में महबूबा मुफ्ती बनती है एंड शी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद साल आता है 2019 का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 5 अगस्त 2019 को भारत में एक अलग घटनाक्रम होता है और आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को, जिस दिन सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है, उसी दिन फिर स्टेट कोऑर्डिनेशन एक्ट जो पास हुआ था उसको फिर अप्लाई किया गया एंड लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूटीज बना दिए गए। उसके बाद बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में एक जो दल है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, इसके कई सारे नाम है, कई सारे स्प्लिट हो गए। उसका गठन हुआ था 1920 में। काफ़ी पुराने ज़माने की पार्टी है, पहले पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों के लिए था। अर्थात जो उस समय जो गुरुद्वारे थे वहाँ पर जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी उसको ठीक करने के लिए था। बट स्टिल 1920 में अकाली दल का फॉर्मेशन हुआ था। 1966 मैंने बताया पंजाब का किस प्रकार से गठन हुआ था भाषा के आधार पर। 1973 आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन होता है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको याद होगा किस प्रकार से जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ से कुछ लोग जो कि पंजाब को एक अलग राष्ट्र बनाने के ख्वाब देख रहे थे, वो लोग वहाँ पर अपना एक गढ़ बना लेते हैं और फिर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी वहाँ पर मूव करती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाता है और उसके मार दिए जाते हैं कई सारे लोगों का। फिर जो सिख हैं वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत जो तख्त है स्वर्ण मंदिर के अंदर, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, टैंक्स घुसा दिए गए थे। तो इन सब से सिख काफ़ी नाराज़ थे और इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो भी सिख थे काफ़ी सारे। तो उन्हीं बॉडीगार्ड में से एक ने उनको गोली मार दी और असैसिनेशन हो जाता है इंदिरा गांधी का। और इस असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट पूरे देश में शुरू हो जाते हैं। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिर जो एंटी सिख राइट हुए थे उसमें कई सारे जो सिख मारे गए थे उनके लिए माफ़ी मांगी थी पार्लियामेंट में। ये तो ऑफिशियली ये रिग्रेट था, अपॉलजी था। जुलाई 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में अकॉर्ड होता है जिसको पंजाब अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो 1960 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म होता है आसाम में। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट अपना स्ट्रगल स्टार्ट करती है ताकि इंडिया से वो अलग हो जाए। मिजोरम में भी कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि हमें इंडिया से अलग होना है और मिजो नेशनल फ्रंट उसमें ये था।
1986 में राजीव गांधी और लाल दंगा के बीच में पीस एग्रीमेंट होता है 86 में, और 85 में राजीव गांधी और आसू के बीच में अकॉर्ड होता है। आसू आप जानते होंगे कि आसू क्या है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। वो 1979 से ही एंटी फॉरेनर मूवमेंट चला रही थी, तो ये चीज़ है। फिर 85 में राजीव गांधी और उनके बीच में अकॉर्ड होता है, असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उनका पर्पस यही था आसू के कि जो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है और उसमें जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए उनका स्ट्रगल था एंड ऑल। एंड 1974 में सिक्किम में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। सिक्किम आपको पता है कि पहले वो एक इंडिया का प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, चोग्याल डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी, और फाइनली 75 में जाकर इंडिया का वो 22nd स्टेट बनता है, ठीक है, 75 में। उसके बाद बात करूँ गोवा के बारे में, तो गोवा भी भारत के साथ आज़ाद नहीं हुआ था, पोर्टुगीज वहाँ पर कब्जा उनका था ही, बट 1961 में फाइनली इंडियन आर्मी वहाँ पर जाती है, ऑपरेशन विजय के नाम से स्ट्रगल चलाया जाता है, और उसके बाद फिर गोवा को आज़ाद करवाया जाता है। गोवा और दमन दीव वाला जो इलाका है उस पर पोर्टुगीज़ का ही शासन हुआ करता था, तो गोवा आज़ाद होता है और फिर उसको यूटी बना दिया जाता है, और अल्टीमेटली फिर 87 में गोवा एक अलग स्टेट बनता है। तो ये रीजनल एस्पिरेशन का ये पूरा टाइमलाइन था। अब आपके समय 4 प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। 5th क्वेश्चन है आपके सामने कि सिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर, 66, 72, 48 और 80। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 65, 73, 75 और 78। किस साल पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी, 75, 77, 85 और 89, और इनमें से कौन सा इंसिडेंट सबसे पहले घटा था, इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी ऑन इंटरनल ग्राउंड्स, 5th जो लोकसभा इलेक्शन, लिबरेशन ऑफ गोवा, और शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। तो बताना है इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज लास्ट चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। 16th सेंचुरी जब मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद बात आती है 78 की, मंडल कमीशन का गठन किया गया था अंडर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। जब जनता पार्टी की सरकार 77 बनी थी ना, तो अगले साल बीपी मंडल जो कि एक ज़माने में बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उनके अंतर्गत एक कमीशन का गठन किया गया था, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको कॉमनली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसको एक काम दिया गया था कि आप स्टडी करो कि कौन कौन से कम्युनिटीज़ आज भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़, और इसी साल बैमसेफ का भी गठन किया जाता है कांसीराम के द्वारा, जो कि आगे चल के फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के भी प्रणेता बनते हैं और उसका भी गठन करते हैं। 1980 मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाता है। 78 में बना था ना, 80 में उसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, और उसमें यही रिकमेंडेशन दिए थे कि हाँ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप 27% रिजर्वेशन दो एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट जॉब में। बीजेपी का भी गठन होता है 1980 में। बीजेपी का गठन के बारे में कहानी आपको पता होनी चाहिए। 1950 में जनसंघ बना था, और फिर बाद में उसी जनसंघ के जो लीडर्स थे फिर वो जनता पार्टी मिक्स हो गए। फिर जनता पार्टी जब सर्वाइव नहीं कर पाए तो उसी से जो निकले हुए लोग थे उन्होंने फिर बीजेपी का गठन किया था 1980 में। 1984 में बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी का गठन किया गया था बाय कांसीराम, ये वही बैमसेफ के जो गठन करने वाले व्यक्ति थे वही। 85 में साहबानों का केस होता है, और 86 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास होता है। बाबरी मस्जिद का जो प्रवेश था उसको भी खोला गया। 89 में कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन हार जाती है, ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि 85 का जो इलेक्शन था वो बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, तो कांग्रेस ने 89 का इलेक्शन कांग्रेस हार गई, ठीक है। नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है, वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 में। अगले ही साल उन्होंने वो जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट था जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था अभी तक, उसको एक्सेप्ट करा और 27% रिजर्वेशन दिए गए ओबीसीज को। दिसंबर 1992 एक और घटना होती है, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है वहाँ पर। मई 1991 राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है बाय तमिल पीपल, वो जो तमिल लोग थे श्रीलंका के, जिन्होंने फिर जब उनको याद होगा कि एक अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में, जिसके अंतर्गत भारत ने पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा था 87 में, और फिर 89 में वापस हो गए थे। तो उनको लगता था कि अगर वापस राजीव गांधी पावर में आते हैं तो फिर हमारे खिलाफ ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, तो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे, और फिर उन्होंने उनका असैसिनेशन करवा दिया गया था। जब वो एक चुनावी रैली में भाग लेने गए थे तो उनको माला पहना दी गई थी, माला में बॉम्ब था। तो उसके बाद 1992 की बात आती है, इंदिरा स्वानी केस होता है। ये 27% रिजर्वेशन जब दिया गया था ना ओबीसी को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, कई सारे लोगों ने केस किया था कि इससे तो फिर आप टैलेंट को दबा रहे हो एंड ऑल, तो उन सब केस को क्लब करके एक केस बनाया गया जिसमें इसको इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सरकार ने रिजर्वेशन को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को सही ठहराया था, बट हाँ उसमें क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट ऐड कर दिया गया था।
1993 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद उस कारण से मुंबई में वायलेंस होता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। 2002 में गोधरा कांड के बाद फिर एंटी मुस्लिम राइट होते हैं गुजरात में, काफ़ी बड़ी पैमाने पे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो एक क्रोनोलॉजी आप देख लो कैसे कैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर आए हैं। 89 से 90 तक, जब 89 की सरकार जो बनती है तो उसमें वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों तक चल पाई सरकार। फिर 90 से 91 के बीच में चंद्रशेखर सरकार में आते हैं। 91 से 96 तक कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव के अंदर में सरकार बना लेती है और 5 साल तक चला लेती है। उसके बाद मई 96 से लेकर जून 96, मतलब वो कुछ ही दिनों का जो सफर था, कुछ ही दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं वो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। 96 से 97 अगेन एक साल के लिए यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है, पीएम एचडी देवेगौड़ा बनते हैं जो कि जेडीएस जनता दल सेकुलर के। 1997 से 1998 के बीच में आई के गुजराल की सरकार बनती है यूनाइटेड फ्रंट, इसमें कांग्रेस भी साथ रहती है। फिर NDA 1 एंड NDA 2 की सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर में 98 से 99 एंड फिर 99 से फिर 2004 तक। फिर 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। UPA 1 एंड UPA 2 का वो दौर था। उसके बाद 2014 से अभी तक NDA 3 एंड NDA 4 को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है हमारे सारे प्रधानमंत्रियों का, जो कि 1989 के बाद जो प्रधानमंत्री आए थे। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, सारे डेट्स को ध्यान से सुना है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। बट ज़रूरत है इसको रिवाइज करने की, कंटिन्यूसली आप रिवाइज करते रहो। एक बार आपने देख लिया तो फिर दूसरी बार देख रहे हो तो उसको 1.5x 1.7x पे आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। और कहीं भी आपको किसी प्रकार की ज़रूरत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो अपनी बातों को हमारे तक पहुँचाइए, हम आप ही लोगों के लिए हैं, राइट। और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एंड आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, एंड वी आर द मोस्ट लव्ड ह्यूमैनिटीज़ प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।